हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये कुछ नई बात है नहीं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है तो उसका कैपेसिटेंस कितना है वो मैंने लास्ट वीडियो में मतलब बता दिया था, डेरिवेशन उसका कर दिया था। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। मतलब हमारे पास जो टॉपिक है वो ऐसा है कि यहाँ पे ना मैं क्या करने वाला हूँ, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ले रहा हूँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है तुम्हें पता है कि टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, और तुम कह सकते हो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेपरेटेड बाय ए स्मॉल मीडियम। मान लो ये वाला डिस्टेंस जो है डी है और इंसुलेटिंग मीडियम होता है। अगर फ्री स्पेस हो रहा है तो हम यहाँ का परमिटिविटी जो होता है एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जहाँ पे मैंने कैपेसिटेंस जो है इसका एक्सप्रेशन निकाला था किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए, तब मैंने तुम्हें ये बताया था कि अगर पूरा मटेरियल जो है इस गैप में पूरा इंसर्टेड है, ठीक है, पूरा फुल्ली फिल्ड है, मतलब फिल्ड विथ व्हाट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अगर के होता है तो इसका एक्सप्रेशन होता है के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये मैं लास्ट वीडियो में मैंने करवा दिया। तो ये उसका कंटिन्यूशन है, लेक्चर नंबर शायद 23 होगा, चेक कर लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें नई चीज़ क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे नए हैं इस चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर करो। जो वीडियो देखते भी है उनको भी कह रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक किया करो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, है। चलो, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं इसको समझते हैं, है ना। तो देखो, इसमें ना हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो ले रहे हैं जिसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी ऐसे है, ये वाला डिस्टेंस टोटल डी है ना। ये दोनों कंडक्टर्स हैं, इसका एरिया अगर ए होता है तो ये सिमिलर काइंड ऑफ कंडक्टर होता है, इसका भी एरिया ए ही होगा। बट थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो हमने ना डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो कह रहा हूँ, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो कह रहा हूँ, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पूरा फील्ड है, यहाँ पे पूरा फील्ड नहीं लेंगे। मान लो कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो इतना है, इतना बस, और कुछ नहीं। इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये फुल्ली फील्ड है नहीं। ये फुल्ली फील्ड होता तो हमारे पास एक्सप्रेशन डिराइव किया हुआ है के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो ऐसे है कि थोड़ा सा है। कितना है तो मान लेते हैं कि इसका थिकनेस टी है, दैट इज गिवन टू यू। इसका जो थिकनेस है इतना वो टी है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस तो डी ही है। ये डिस्टेंस अगर डी होता है तो हमारे पास पता है कि इसका एक्सप्रेशन होता है कि ये वाला एक्सप्रेशन होता है ना। कब, जब ये फुल्ली फील्ड होता है। अब ये फुल्ली फील्ड है नहीं, इसमें तो सिर्फ इतना थिकनेस के लिए तुमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किया हुआ है, एक स्लैब इंसर्ट किया हुआ है, पूरा फील्ड नहीं है। एट द सेम टाइम इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के ही है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मतलब ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है हमें, ऐसे प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ये जानने की कोशिश करो कि ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम को हमने पिछले वीडियो में जो करवाया था उसका अप्रोच क्या था। मैंने कहा था कि अगर हमें ऐसे कैपेसिटेंस निकालना है, ऐसे प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालना है, मुझे कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालना है जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया हुआ है जिसका थिकनेस टी हो। तो कैपेसिटेंस के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस जो होगा C इक्वल टू क्यू बाई वी, है ना। मतलब कैपेसिटेंस निकालने के लिए तुम्हें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। पोटेंशियल कैसे निकालोगे, तुम्हें ई जो होगा, पोटेंशियल जो होगा, देखो ई जो होगा वो तो V बाई डी ऐसे लिखा था मैंने पिछले वीडियो में, है ना। तो V इक्वल टू ई डी ऐसे लिखा था मैंने। पोटेंशियल अगर तुम्हें निकालना है तो पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में E इंटू डी होगा। डी तो तुम्हें पता है बट E तो तुम्हें पता नहीं। मतलब पोटेंशियल अगर निकालना है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो E होगा उसको निकालना पड़ेगा। ये तो मैंने तुम्हें उल्टा बताया है ना। तुम्हें निकालना है C तो मतलब Q बाई V करके निकालना है। फिर V कितना है तुम्हें पता करना है। तुम्हें वैसे पता था कि V का एक्सप्रेशन E के साथ रिलेटेड है इंटू डी। जो पिछले वीडियो में जो स्टेप्स थे ना वही कह रहा हूं मैं। फिर मैंने कहा कि इसका मतलब E निकालना है और एंड में मैंने कहा कि ये तो उल्टा बताया। एक्चुअली क्या करना है मुझे, एक्चुअली पहले E निकालना है, फिर E अगर मुझे पता है तो V इक्वल टू ई डी लिख के V निकालना है,
फिर V मुझे पता है तो यहाँ पे बैठा के C निकालना है। क्लियर है स्टेप्स? तो सबसे पहले क्या निकालोगे? तो सबसे पहले तुम E निकालोगे। पिछले वीडियो में भी ऐसे ही किया था मैंने। तो इस केस में देखो, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास ऐसा है एक कैपेसिटर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है, इसको ना ऐसे घुमा के ड्रॉ किया मैंने, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू, ये दोनों कंडक्टर्स है, एक में पॉजिटिव चार्ज है एक में नेगेटिव चार्ज, समझ रहे हो ना। इसको ऐसे था, इसको घुमा के ऐसे ड्रॉ किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे हो रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगा। अब देखो इसमें अगर कुछ नहीं है, फ्री स्पेस है, तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता होता है, कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर है? चलो, तो मतलब यहां पे फ्री स्पेस सारे जगह पे है क्या? इतना जगह पे तो फ्री स्पेस है, इतना जगह पे भी फ्री स्पेस है, मतलब इतना जगह पे फ्री स्पेस नहीं है, ठीक है ना। तो इतना जगह के लिए जो भी होगा पोटेंशियल वो तो डिफरेंट होगा, समझ रहे हो ना। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मैं ऐसे लिखता हूं, E इंटू डी लिखता हूं, तो अगर सिर्फ फ्री स्पेस के लिए मैं पोटेंशियल लिखना चाहता हूं, मतलब मान लो मैं इसको ऐसे F लिख रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए फ्री स्पेस के लिए, तब क्या होगा? E तो ये है, मान लो ये पॉजिटिव चार्जेस है, ऐसे लिख देता हूं मैं, है ना। ये नेगेटिव चार्जेस है और ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा फ्री स्पेस के लिए, ये मान लो E मैंने लिख दिया और ये साथ में D है, तो D, क्या ये D पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस में है? तो तुम कहोगे नहीं सर, ये सिर्फ इतना है। मान लो ये पूरा डिस्टेंस से अगर आप T माइनस करते हो तो इतना है फ्री स्पेस के लिए, समझ रहे हो? क्लियर है? अब तुम कहोगे कि ये जो E है इसका वैल्यू तो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये वाला सिस्टम है, ये वाला सिस्टम है ना, ये वाला सिस्टम है। इंटरमीडिएट जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पे जो इसके लिए, इस मटेरियल के लिए तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे तो मटेरियल जो है वो तो फ्री स्पेस है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। मतलब जितना जगह पे तुम्हारे पास फ्री स्पेस बचा है, ये देखो इतना बचा है ना, इतना जगह पे बचा है, तो D माइनस टी, समझ रहे हो ना। तो फ्री स्पेस के लिए जो पोटेंशियल होगा, मतलब इसके अलावा बाकी जगह पे जो पोटेंशियल होगा वो तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू डी माइनस टी होगा। अगर ये मटेरियल होता ही नहीं तो मैं क्या लिखना? सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू डी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, माइनस करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। जैसे कि ये वाला केस यहाँ पे था ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो एक तो पोटेंशियल होगा जितना फ्री स्पेस जगह बचा है उसके लिए, और इसको तो अभी कंसीडर नहीं किया, फिर इसके लिए भी तो मुझे पोटेंशियल लिखना है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं जो इसका पोटेंशियल होगा, देखो अब इस सिस्टम में जब तुमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तब पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा? पोटेंशियल के बारे में बात बार बार क्यों कर रहा हूं? क्योंकि C इक्वल टू क्यू बाई वी मुझे लिखना है ना। ये वाला पोटेंशियल कितना होगा? ये वाला पोटेंशियल होगा तुम्हारे पास, देखो जो पोटेंशियल होगा वो होगा फ्री स्पेस के लिए जितना फ्री स्पेस बचा हुआ है ना, प्लस पोटेंशियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए जितना पोटेंशियल होगा, समझ रहे हो ना। तो चलो, तो मैंने कहा कि फ्री स्पेस के लिए जो पोटेंशियल होगा वो तो ऐसे होगा, इतना हो गया तुम्हारे पास, करेक्ट है, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है? इसके लिए पोटेंशियल कितना होगा। तो इसके लिए पोटेंशियल कितना होगा, अगर मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा, एक तुम्हारे पास ये है, और ये लिख क्यों नहीं रहा, VD मैं लिखना चाहता हूं, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो देखो E इंटू डी होगा, E इंटू डी। अब बताना, एक चीज बताना, ये वाला D, ये वाला E और ये वाला E क्या सेम होगा? बात को समझो। अगर तुमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा ना, तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और कितना डिस्टेंस है, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो तुम कहोगे इसके अंदर तो सर हमने डाइलेक्ट्रिक पढ़ा हुआ है, इसके अंदर को हम E नेट कहेंगे, याद है ना। E नेट क्या होता है? E एक्सटर्नल माइनस E पोलराइजेशन, याद है ना। तो E नेट होगा इनटू इसका थिकनेस क्या है, इसका थिकनेस तो मैंने T पकड़ा हुआ है, क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो, अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है इसके लिए जो पोटेंशियल हो रहा है तुम्हारे पास E नेट इंटू टी। अब तुम कहोगे कि E नेट का वैल्यू मैं क्या लिखूं?
तो ई नेट के लिए तुम्हारे पास पिछले दिन मैंने के जो है उसको डिफाइन किया था। मैंने कहा था के जो होता है उसका डेफिनेशन ऐसा होता है कि तुमने कितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया डिवाइडेड बाय कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। याद है ये वाला चीज लास्ट डे मैंने करवाया था, मैंने बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन। तो इस हिसाब से तुम्हारे पास जो ई नेट होता है वो हो जाएगा ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय के। तो ई नेट को मैं क्या लिखूंगा, ई एक्सटर्नल को मैंने यहाँ पे ई पकड़ा हुआ है ना। एक्सटर्नल मतलब क्या, ये वाला इस मटेरियल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इसके पास से वही एक्सटर्नल है, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसको तो मैंने ई लिखा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, ई नेट के वजह, ई नेट को छोड़ के ई नेट के वैल्यू जो है ई, मतलब ई एक्सटर्नल को मैं ई लिख रहा हूं, ई डिवाइडेड बाई के इंटू टी। क्लियर है, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास जो है वीडी, ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं। ई का वैल्यू हो गया, ई का वैल्यू कितना था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में है टी और डिवाइडेड बाई है के। ठीक है, हो गया। तो मेरे पास अब वीडी मतलब पोटेंशियल ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इतना जो है, और बाकी जो फ्री स्पेस बचा है इस कैपेसिटर में, पूरा कैपेसिटर तो इतना था, डी डिस्टेंस का था, दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस है ना। तो जितना डिस्टेंस बचा है उसके लिए जो पोटेंशियल है प्लस इसके लिए जो पोटेंशियल है, तो मेरा नेट पोटेंशियल होगा जो होगा दिस प्लस दिस। अब ये वैल्यू भी मुझे पता है और ये वैल्यू भी मुझे पता है ना। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सा ऐड कर दूंगा दोनों को। ठीक है, तो एक बार इसको रब कर देते हैं, है ना, नहीं तो इन दोनों का वैल्यू मुझे चाहिए, लिखना होगा। तो इसको रब कर देते हैं। तुम ये आई होप कि ये ड्रॉ कर चुके हो, ड्रॉ नहीं किए हो तो पॉज करके ड्रॉ कर लो। अब तो तुम खुद से कर सकते हो, वैसे खुद से ही कर लोगे। तो पोटेंशियल कितना होगा, वी डी प्लस वी एफ। मैं डी और एफ इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छी तरीके से पता चले कि ये डाइलेक्ट्रिक के लिए मटेरियल के अंदर जितना भी पोटेंशियल हो रहा है और बाकी जो फ्री स्पेस बचा हुआ है, तो इसका वैल्यू है सिग्मा टी डिवाइडेड बाई के एप्सिलॉन नॉट प्लस इसका वैल्यू हो गया तुम्हारे पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी माइनस टी। ठीक है, तो शायद सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन जा रहा है, ले लो, कॉमन ले लो। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, इसको लिखता हूं पहले। तो फिर डी माइनस टी ये प्लस हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो टी बाई के। ठीक है, लिख लिया इतना तुमने। चलो नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, लिखो जल्दी जल्दी लिखो। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में मैं करता हूं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको थर्ड ब्रैकेट देता हूं, यहां से टी कॉमन ले लूंगा। ठीक है, तो डी माइनस ये टी कॉमन है, माइनस है, देखना माइनस है, साथ में टी भी कॉमन है, तो होगा यहाँ पे 1 और ये माइनस टी, सॉरी टी तो कॉमन चला गया, 1 बाई के और थर्ड ब्रैकेट क्लोज्ड। हो गया तुम्हारा इतना। ठीक है, तो ये किसका एक्सप्रेशन निकाला तुमने, तो तुम कहोगे सर ये तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाला। तुम्हें पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना था नहीं, तुम्हें क्या निकालना था, कैपेसिटेंस का। तो कैपेसिटेंस का कैसे निकालोगे, क्यू बाई वी करके। तो वी तो तुमने निकाल लिया, तो क्यू बाई वी कर दो, बस आंसर आ जाएगा। मैं ये रब कर दूं तो कर देता हूं, तुम तो पॉज कर करके लिख सकते हो या फिर खुद से भी कर सकते हो, जिसको आता है वो कर लो खुद से। तो अब मुझे लिखना है सी, ये वर्क नहीं कर रहा, सी इक्वल टू क्यू वाई वी, सी इक्वल टू क्यू वाई वी। सारा खत्म हो गया क्या, तो क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, क्यू मतलब तुम्हारे पास सिचुएशन याद है ना, डायग्राम है तुम्हारे पास ड्रॉ किया हुआ, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, मतलब यहाँ पे प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसका एरिया ए है, इसका भी एरिया ए होगा। तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होता है, तो तुम क्यू लिख सकते हो सिग्मा इंटू ए। इतना तो तुम्हें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन से, है ना। तो क्यू लिख सकते हो तुम सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई वी, वी मतलब ये पूरा, इतना पूरा लिखना है तुम्हें। तो लिख रहा हूं मैं सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट करोगे तो वो तो ऊपर जाएगा,
ठीक है, फिर से क्या है तुम्हारे पास, थर्ड ब्रैकेट दे दो, डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के, थर्ड ब्रैकेट क्लोज करो। तो तुम देख रहे हो कि सिग्मा सिग्मा कैंसिल है, तो सी का जो एक्सप्रेशन निकल रहा है देखो कितना हुआ, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के, और ये मैं ऐसे क्लोज कर दे रहा हूं थर्ड ब्रैकेट देके, ठीक है। तो दिस इज योर अल्टीमेट एक्सप्रेशन, दिस इज योर अल्टीमेट एक्सप्रेशन। कब, जब तुम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करोगे, बट फुल्ली इंसर्ट नहीं करोगे। अगर फुल्ली इंसर्ट करते हो, मैं यहाँ पे लिखूंगा जरूर, ये सारा चीज तुमने लिख लिया होगा मेरे साथ साथ, या फिर पॉज करके लिख रहे होंगे, फिर भी मैं कहता हूं कि अगर पूरा मटेरियल तुम इंसर्ट कर देते, पूरा मटेरियल, तो तुम्हारे पास सी जो होगा वो के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है ना। और अगर टी डिस्टेंस पे, सॉरी टी थिकनेस वाला मटेरियल को तुम इंसर्ट करते हो, तो ये एक्सप्रेशन हो रहा है ना। ये तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन है, इसको बॉक्स बॉक्स बना लो। अब एक चीज देखो, हमें एक चीज पता है कि जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा, जब पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तुम इंसर्ट करोगे, तब होगा के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहां पे एक चीज करते हैं हम, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई, अगर मैं कहता हूं यहां पे T जो है, T क्या था, डायग्राम देखो, तुम डायग्राम देखो, T था तुम्हारे पास इतना थिकनेस है ना, ये पूरा डिस्टेंस था D, और T था इतना थिकनेस, ये वाला थिकनेस T था। अब मैं कह रहा हूं कि इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो, थिकनेस और बढ़ा दो, बढ़ाते बढ़ाते पूरा कर दो, मतलब इस स्टेज में क्या होगा, हो गया T इक्वल टू डी हो गया। तो T इक्वल टू डी मतलब क्या हुआ, पूरा हो गया। अगर पूरा होता है तो इतना एक्सप्रेशन आना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि ये एक्सप्रेशन गलत है, तो चलो चेक कर लेते हैं। तो मैं T के जगह पे D बैठा दूंगा, तो D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाई के। तो T के जगह पे मुझे क्या लिखना है, D लिखना है। क्या चेक कर रहा हूं, ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं, फुल अगर इंसर्ट कर देते हो तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे डी हो गया, माइनस ये डी हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यहाँ पे डी बाई के हो गया, ये तो कट गया है ना। तो तुम्हारे पास हो गया ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी बाई के, तो के ऊपर जाएगा, तो के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो गया तुम्हारा चेक, मतलब सही है। तो तुम्हारे पास अगर एग्जाम में ऐसा आता है डेराइव एक्सप्रेशन कि टी थिकनेस के लिए, तो ये आंसर होगा। और अगर फुल थिकनेस के लिए पूछा गया, तो तुम ऐसे करके एट टी फॉर टी इक्वल टू डी करके कर सकते हो, या फिर लास्ट डे भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे करना है। इट इज़ अप टू यू, इट इज़ योर चॉइस। तो तुम अगर ऐसे करोगे, करने के बाद अगर तुम कहते हो फॉर टी इक्वल टू डी इट इज़ फुल्ली इंसर्टेड, फिर ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, तो रॉन्ग नहीं होगा, करेक्ट ही है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, और लास्ट डे जो मैंने करवाया था इसका एक्सप्रेशन डेरिवेशन, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो मुझे लगता है कि तुम समझ रहे हो। तो एक होमवर्क यहाँ पे मैं देना चाहूंगा। ये जो एक्सप्रेशन है ना, सॉरी मैंने तो रब भी कर दिया, ए एप्सिलॉन नॉट था यहाँ पे, है ना, सी। तो इसमें अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसमें अगर t इक्वल टू डी बाई 2 होता है, तो c का वैल्यू कितना होगा, और t इक्वल टू 1/3 ऑफ d होता है, तो c का वैल्यू कितना होगा इस केस में, ठीक है। मतलब इसका थिकनेस कितना होगा, d बाई 2, या फिर इसका थिकनेस कितना होगा स्लैब का, d बाई 3। तो मुझे तुम्हें बताना है। क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। बहुत ही इजी था ये वाला चीज, कैसे करना है फिर से एक बार समझ लो कैसे करना है। पहले तुम्हें क्या निकालना है, सिस्टम के लिए डी ई निकालना है। तो ई तुम चेक कर लोगे, ई कैसे कर लोगे, कौन सा सिस्टम है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो तुम ई के लिए कैसे निकाल रहे हो, देखना वो के इक्वल टू ई एक्सटर्नल बाई ई नेट, ऐसे करके तुमने ई नेट निकाला है ना। ई के बाद वी निकालना है, और वी के बाद तुम डायरेक्ट सी इक्वल टू क्यू बाई वी कर सकते हो, है ना। तो ये दोनों होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कितना हो रहा है आंसर तुम्हारा। साथ साथ और एक होमवर्क है तुम्हारे पास, देखो सेम सिस्टम है।
अगर तुम्हारे पास ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स है d, ये भी होमवर्क है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया a है तो इसका भी सरफेस एरिया a होगा। इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है तो इसमें माइनस सिग्मा होगा। चार्ज प्लस q है तो माइनस q होगा। वो सब बता दिया मैंने, बार बार एक चीज़ बताना अच्छा भी नहीं लगता। तो मान लो यहाँ पे एक मटेरियल है जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है नहीं। यहाँ पे जो मटेरियल है वो है, समझ रहे हो ना, इसका थिकनेस है t। तो तुमने क्या किया, एक कैपेसिटर था, अब बात को समझो, तुमने क्या किया, एक कैपेसिटर था, उसके अंदर पे कंडक्टर डाल दिया जिसका थिकनेस t है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो c होगा उसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। कैसे करोगे, अप्रोच सेम होगा, फ्री स्पेस के लिए कितना होगा पोटेंशियल लिखना है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा, मतलब v कंडक्टर जो तुम लिखना चाहोगे उसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। इसका वैल्यू क्यों जीरो होगा, ये एक्सटर्नल फील्ड तो ऐसे इसके ऊपर एक्ट करेगा, तो इसका जो नेट होगा वो तो E एक्सटर्नल माइनस ई पी होना चाहिए, बट P का वैल्यू क्या हो जाता है कंडक्टर के लिए, E एक्सटर्नल तक हो जाता है, और नेट कितना हो जाता है, तो फिर जीरो हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो फिर इसमें जो तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, जैसे कि पिछले वाले में तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना मिल रहा था, E एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई K मिल रहा था। यहाँ पे मिलेगा क्या वैल्यू, जीरो होगा, मतलब ये वाला टर्म का कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, मतलब VF जो भी निकालोगे तुम वही इसका फाइनल आंसर होगा, माइंड इट, ठीक है। अगर तुम समझ गए हो ना तो खुद से कर ही लोगे। तो मेन ट्रिक यहाँ पे वही था, मतलब ट्रिक नहीं, थोड़ा सा वो क्वेश्चन था कि इसमें तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से वो तो जीरो होगा, वो तो हमने पढ़ लिया है ना। तो आई होप कि तुम समझ चुके हो नेट पोटेंशियल ड्यू टू फ्री स्पेस वाला केस में जहां पे कंडक्टर है नहीं, जो भी होगा उसी का कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर तुम Q इक्वल टू C इक्वल टू क्यू बाई वी करके ये वाला पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, Q इक्वल टू सिग्मा लिख दोगे, जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो फाइनल आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, है ना, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, इससे पहले भी 2 होमवर्क दिया मैंने तुम्हें। तो अब जो करने वाले हैं ना वो होगा एनर्जी स्टोर्ड। बार बार हम कह रहे हैं कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है, तो भाई साहब कितना एनर्जी स्टोर करता है वो ही तो जाने, है ना। तो इसका एक्सप्रेशन हम निकालेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एक के बाद एक खराब होते जा रहा है, सब में खत्म हो गया। तो एनर्जी स्टोर्ड, सो हियर विल बी डिराइविंग एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर मेरे पास होता है तो वो कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है, उसका एक्सप्रेशन हम निकालेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 कंडक्टर्स है ना, ये कैपेसिटर है जो ना, अब बात को समझो, जिसका चार्ज मैक्सिमम चार्ज वो स्टोर कर सकते हैं प्लस क्यू, ये वाला कंडक्टर ही चार्ज स्टोर करेगा, है ना, वो मैंने कैपेसिटर के प्रिंसिपल में बता दिया था। यहाँ पे तो बस इंडक्शन होके इसका ऑपोजिट साइन वाला चार्ज हो जाएगा, और नेट चार्ज जो होगा वो तो जीरो होगा कैपेसिटर का, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि इसके पास जो तुम्हारे पास चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है, टोटल चार्ज वो कितना कर सकता है, तो लेट अस कंसीडर कि Q कर सकता है। ये वाला रेजिस्टेंस D है, मैं लिख देता हूं फिर कहोगे कि बताया नहीं आपने। और जब ये इसका चार्ज फुल्ली चार्ज हो जाता है, ये जो कैपेसिटर है जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तब इसका चार्ज होता है Q, ठीक है, पूरा फुल्ली चार्ज हो गया। तब इसका पोटेंशियल होता है, लेट अस कंसीडर कि V, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो है C। क्लियर है, ये सारा चीजें क्लियर है, ठीक है। क्या बताया मैंने, हम ये वाला एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं, तो हमें पहले से पता था कि जब जो इसका कैपेसिटी होता है ना,
मतलब जितना चार्ज स्टोर कर सकता है वो चार्ज है Q, कैपिटल Q। जब ये इतना चार्ज स्टोर करेगा उसके पास तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है फुल्ली चार्ज्ड केस में, पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है। और इसका जो कैपेसिटेंस है वो C है। वैसे कैपेसिटेंस जो होगा वो तो कांस्टेंट होगा, वो तो वेरिएबल क्वांटिटी है नहीं, ठीक है। अब बात को समझो कि मान लो इसका चार्ज खत्म हो गया, ये दो न्यूट्रल कंडक्टर्स हैं, ये दो न्यूट्रल कंडक्टर्स हैं, ठीक है। ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम इस कंडक्टर से इस कंडक्टर पे चार्ज दे रहे हो, पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो, प्लस dq चार्ज दे रहे हो, ठीक है। मतलब ऐसा है सिचुएशन, इसमें चार्ज देते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब कैपिटल Q चार्ज हो जाएगा, तब ये वाला कंडक्टर और चार्ज नहीं लेगा। क्लियर है? तो देखो एक चीज समझो तुम बात को कि प्लस Q चार्ज तुम यहां पे दे रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज हो रहा है ना, ये वाला कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, और प्लस Q चार्ज यहां से जा रहा है तो फिर ये नेगेटिव चार्ज हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने बताया था कि एक बॉडी, दो बॉडीज है तुम्हारे पास, इस बॉडी से अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हटा देते हो तो इलेक्ट्रॉन इससे हट गया ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो नेगेटिव चार्ज हो गया। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पे तो चार्ज यहाँ पे जा रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो फिर तो आपने गलत बताया, या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे। फिर कहोगे ये वाला चीज़ तो केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं हम, ये तो करेक्ट होगा, ये गलत होगा। बताओ क्या है इसमें? अब कहोगे कि आप लिख रहे हो तो सही होगा शायद। तो यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए होता है कि किसी को अगर आंसर पता है ना तब तो ठीक है, और जिसको नहीं पता मतलब कंफ्यूजन इसलिए होता है कि वो भूल जाते हैं इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज क्वांटिटी, नेगेटिवली चार्ज क्वांटिटी। एक बॉडी से अगर तुम नेगेटिव चार्ज हटा रहे हो तो ये पॉजिटिव हो रहा है, एक बॉडी से अगर पॉजिटिव चार्ज हटा रहे हो, है ना, तो ये नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव चार्ज हटा दिया, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज है। मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो, मैंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज इसे ले रहे हो, पॉजिटिव चार्ज, ये तो कंडक्टर है बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन से, तुमने इलेक्ट्रॉन नहीं हटाया, पॉजिटिव चार्ज इसको दे रहे हो, ठीक है। अब क्लियर है? चलो दोनों करेक्ट है, कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए था तुम्हें। तो देखो इसमें चार्ज तुम चार्जिंग कर रहे हो। अब एक चीज समझो फिर से, अगर इसमें तुमने dq अमाउंट ऑफ चार्ज दिया, मान लो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दिया, dq अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें आया, पॉजिटिव चार्ज प्लस dq अमाउंट आया, फिर इससे जो नेक्स्ट dq तुम देने वाले हो वो डायरेक्ट तुम नहीं दे सकते। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है, तुम्हें पता होना चाहिए। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और जो तुम देना चाहते हो वो भी पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा, बट यू हैव टू डू सम वर्क। मतलब यहाँ पे dq चार्ज तुम जितना भी दे रहे हो उतना ज़्यादा तुम वर्क कर रहे हो, है ना, वर्क कर रहे हो। अगर तुम्हें वर्क डन करना पड़ रहा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, और इसका साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। जब तुम dq चार्ज देते 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 एक टाइम में ऐसा अगर होगा कि पोटेंशियल इसका v हो जाएगा, तब तो इसका चार्ज q हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा है कि जब पूरा चार्ज ले लेगा वो तब इसका पोटेंशियल v होगा, ठीक है। क्लियर है? c तो वैसे कांस्टेंट है, c को तो इन दोनों से लेना देना है नहीं, वैसे कांस्टेंट है ना। तो फिर से dq अमाउंट तुम यहाँ पे चार्ज दिए पहले, फिर जब जितना भी तुम देते गए उतना ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कंसीडर किया कि एक इंटरमीडिएट स्टेज मैंने कंसीडर किया। ये इंटरमीडिएट स्टेज वाला कहानी मैंने बहुत बार बताया हुआ है, अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो ना, सारे वीडियो तुम देख चुके हो ना, तो इंटरमीडिएट वाला कहानी जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मैंने कहा कि इस कंडक्टर को मैं dq चार्ज करके दे रहा हूं, dq दिया, फिर dq दिया, फिर dq दिया, फिर dq दिया। एक चीज तो यह है कि जितना भी dq चार्ज प्लस तुम देते जाओगे उतना ही उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन करना पड़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है ना। ये पॉइंट क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट सुनो। दूसरा पॉइंट ये है कि मान लो एक स्टेज ऐसे आया कि इसका चार्ज हो गया q, इसका चार्ज कितना हो गया q। कैसे हुआ?
बहुत सारा डी क्यू तुमने दिया, बहुत सारा डी क्यू दिया, बहुत सारा ऐड करके ऐड करोगे ना तो कुछ तो होगा आंसर, तो वो हुआ क्यू। ठीक है, चलो अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर क्यू चार्ज इसमें हुआ क्या तब पोटेंशियल वी हो जाएगा? इंटरमीडिएट कोई स्टेज है, क्यू चार्ज हुआ, कितना चार्ज होना चाहिए? तो तुम कहोगे सर ये तो इसका तो पूरा कैपेसिटी जो होता है वो क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज का है, तो फिर तो आपको ड्यू क्यू करके और भी चार्ज देना है, दूसरे कंडक्टर से इसमें और भी चार्ज देना है। ये तो कोई इंटरमीडिएट स्टेज है। देते देते एक स्टेज पे मैंने कहा चलो काउंटिंग करते कितना चार्ज हो गया इसमें, तो काउंटिंग करके देखा स्मॉल क्यू चार्ज हुआ। अब मैं अगर जानना चाहूं कि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या ये हो गया, तो आंसर ये नहीं हुआ। क्यों? ये तो तब होगा जब कैपिटल क्यू चार्ज होगा। क्लियर है? ये तो तब होगा, ये वाला पोटेंशियल तो तब होता है जब इसका पूरा कैपेसिटी जितना होता है चार्ज स्टोर करने का उतना चार्ज हो जाता है इसमें। ठीक है, तो जब स्मॉल क्यू चार्ज होगा कि लेट अस कंसीडर कि कोई इंटरमीडिएट पोटेंशियल हो रहा है वी डैश, फिर नेक्स्ट तुम डी क्यू चार्ज देने वाले हो, फिर नेक्स्ट डी क्यू चार्ज देने वाले हो, तो उसके लिए जो वर्क डन होगा कितना होगा? डी डब्ल्यू इक्वल टू वी डैश इंटू डी क्यू। अब कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपने? अरे भाई साहब ये तो वो है ना, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। तो आई होप कि समझ चुके हो। तो देखो फिर से ये वाला कंडक्टर था मेरे पास, यहाँ पे डायग्राम है तुम्हारे पास, तो इससे तुमने डी क्यू चार्ज इसमें दिया, देते देते एक इंटरमीडिएट स्टेज आया जब इसका चार्ज हो गया क्यू और पोटेंशियल हो गया वी डैश। इसका चार्ज कितना होना है? कैपिटल क्यू। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना है? कैपिटल वी। क्या हुआ है अभी इस स्टेज में? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी भी प्रोसेसिंग में है, अभी भी मुझे और डी क्यू देना है, और डी क्यू दिया तो कितना वर्क डन करना पड़ा? वी डैश इंटू डी क्यू। ठीक है, क्लियर? अब देखो हमारे पास सी जो होता है क्यू, देखो क्यू जो होगा क्यू इक्वल टू सी भी होता है ना। तो जब क्यू चार्ज था, यहां पे लिखता हूं क्यू इक्वल टू सी भी होता है, पूरा चार्ज हो गया, पूरा पोटेंशियल कैपेसिटेंस। तो जब क्यू के वैल्यू मैंने स्मॉल क्यू लिखा, सी तो कांस्टेंट है उसको तो कुछ लेना देना है नहीं, बट वी क्या था? वी डैश था। ठीक है ना, तो वी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्यू बाई सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? इसके जगह पे लिख सकता हूं क्यू बाई सी, तो ये क्यू बाई सी हो गया और ये तो साथ में डी क्यू है। ठीक है, इसको रब कर दे, इसको भी रब कर देता हूं। अब मुझे लगता है कि तुम समझ चुके हो। अब तो तुम समझ रहे हो कि क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेशन करूंगा, बहुत ही सिंपल सा चीज है। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन कितना है? टोटल वर्क डन है ना, टोटल वर्क डन कितना है? जो टोटल वर्क डन होगा वही तो इसमें एनर्जी के हिसाब से स्टोर हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन W अगर मैं लिखूं तो इंटीग्रेशन 0 टू W पूरा चाहिए मुझे, है ना, TW इंटीग्रेशन Q बाई सी इंटू डी क्यू। तो Q तो वेरिएबल है, और भी चार्ज तुम ऐड कर सकते हो, C तो बाहर निकल जाएगा, तो कितना चार्ज दे सकते हो? 0 से लेके एकदम न्यूट्रल था, मैंने कहा पहले न्यूट्रल था मतलब पूरा 0 चार्ज था। कितना देना है मुझे? इतना चार्ज कैपेसिटी है इसका, इतना देना है ना। पहले न्यूट्रल था, मैंने बताया हुआ है कि पहले दोनों कंडक्टर को मैंने न्यूट्रल माना। ठीक है, और मैंने कहा कि कितना ले सकता है चार्ज? क्यू ले सकता है, तो 0 से लेके क्यू। तो क्या हो गया तुम्हारे पास? 1 बाई सी जो है, ये रब कर दूं, ये सारा चीज रब कर देता हूं, है ना। ये लिख लिया होगा तुमने, बैक करके लिख सकते हो। तो हो गया क्यू डी क्यू, मतलब क्यू स्क्वायर बाई 2 होता है इसमें आंसर। इंटीग्रेशन इतना तुम्हें पता है ना। तो ये तुम्हारे पास हो गया 2c और ये क्यू स्क्वायर बैठा। ठीक है, 0 तो आएगा नहीं, बस 0 करोगे तो 0 ही रहेगा। बट तुम्हें पता है Q इक्वल टू सी भी, तुम्हें पता है ना Q इक्वल टू सी भी होता है। तो लिखो इसमें सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई ट्वाइस सी। तो तुम्हारे पास जो टोटल वर्क डन हुआ वही एनर्जी के हिसाब से स्टोर हो गया। तो W लिख रहा हूँ मैं, तो हो गया हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ हुआ, एक सी कट गया, सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितना होता है? हाफ सी वी स्क्वायर होता है, ये याद रखना है तुम्हें। ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर के जैसा। एम बी स्क्वायर में वी क्या था? वेलोसिटी था, इसमें वी क्या है? पोटेंशियल है। टोटल कितना पोटेंशियल? सी क्या है? सी एक कैपेसिटेंस, वो तो कांस्टेंट होता है। अगर तुम कहोगे कि सर मैं ये रखना चाहता हूँ आंसर, हाँ करेक्ट है, ये भी रख सकते हो। ठीक है, वर्क डन लिख रहा हूँ मैं। अब तुम कहोगे सर ये वर्क डन, अगर एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा आपने तो ई लिख दो ना, ई इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर लिख दो ना, ई इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर लिख दो, एनर्जी है, ई फॉर एनर्जी। बट मैं लिखना नहीं चाहता,
अब पूछोगे क्यों, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको देखते हैं। ये इसी का कंटिन्यूशन है, अब जो मैं करवा रहा हूं ना इसी का कंटिन्यूशन है। हमने एनर्जी निकाल लिया ना, नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू नो टोटल एनर्जी डेंसिटी। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका एक्सप्रेशन हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये वाला कंडक्टर का, दोनों कंडक्टर का जो डिस्टेंस है वो तो d था और इसका एरिया था a, तो वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू डी। इस सिस्टम का पूरा वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू डी। क्लियर है ना? चलो तो इसमें देखो तुम एनर्जी कितना लिखोगे, एनर्जी लिखोगे हाफ CV² और वॉल्यूम कितना लिखोगे a इंटू डी। ठीक है, 2AD। C कितना होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है नहीं, मतलब फ्री स्पेस है, तो C होता है ε0A डिवाइडेड बाई D। ठीक है, इंटू V²। V कितना होता है, थोड़ी देर पहले तो हमने किया E इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा, मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहा है यहाँ पे वो E है, तो E इंटू डी होगा। तो यहाँ पे V² है तो फिर ये हो जाएगा E² इंटू D², है ना? तो A कैंसिल हो गया, D इंटू D² और इसके साथ D² कैंसिल है, तो फिर हो जाएगा हाफ ε0, ये हाफ हो गया, ये ε0 हो गया और ये E² हो गया। ये एनर्जी डेंसिटी को मैं स्मॉल u से लिख रहा हूँ। ठीक है, तब तुम समझ रहे हो, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि तुम समझ रहे हो कि E मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एनर्जी E जो लिखूंगा फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाला भी E है। तो एक चीज़ क्लियर रखो कि ये वाला चीज़ एनर्जी है नहीं, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। कहाँ से आया, V इक्वल टू E इंटू डी से आया। ठीक है, क्लियर है, पूरा चीज़ क्लियर है। तो ये क्या था, ये एनर्जी डेंसिटी था, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पहले वाला एक्सप्रेशन जो था हाफ CV², वो क्या था, वो था एनर्जी का एक्सप्रेशन, किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो एनर्जी डेंसिटी कितना, मतलब इस वॉल्यूम में वो कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो इतना एनर्जी ε0 मतलब मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और कितना एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके पास, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी का अगर तुम किताब फॉलो कर रहे हो ना, तो तुम देखना, मतलब अब मेरे पास सिर्फ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का वो बाकी रहता है, वो एनसीईआरटी की किताब से है। बट मैं कहूँगा कि यहाँ से बस हमें शुरू करना है। जो कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल और सीरीज हम लगाएंगे ना, जो करेंगे, वहाँ से हमारा मान लो शुरू होगा। मतलब इसके बाद मैंने देखो बहुत सारा लेक्चर ऐसे गया जहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल कराया ही नहीं। वो जब करवा दूंगा ना तो पूरा न्यूमेरिकल होगा, सारा न्यूमेरिकल ही करेंगे। बहुत सारे वीडियो सिर्फ न्यूमेरिकल के ऊपर ही होगा। अभी तो एक्सप्रेशन निकाल के रख रहा हूँ, कुछ एक्सप्रेशन तुम्हें मिल गया होगा, उससे तुम न्यूमेरिकल कर सकते हो एक्सरसाइज वाला, बट मैं एक साथ करवाऊंगा। ठीक है, तुम खुद से करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, करो। ऑब्वियसली तुम्हारे पास जो एक्सप्रेशन डिराइवेशन किया हुआ है, अगर तुम्हें पता है कि ये कैसे करना है तो तुम कर सकते हो तो कर दो। ठीक है, अदरवाइज अगर मुझसे पूछते हो तो मैं न्यूमेरिकल ना नेक्स्ट जो टॉपिक है, मतलब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बाद करवाऊंगा। वेन डिग्राफ जनरेटर हमारे सिलेबस में है नहीं तो मैं वैसे करवाऊंगा नहीं। तो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक एनसीईआरटी के हिसाब से वो होगा, बट हमारे पास और भी 2-3 टॉपिक्स होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो सारा जो थ्योरी रिलेटेड चीज़ें होगा ना, वो मैं ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद हम सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, बहुत ही सॉल्व एग्जाम्पल भी बाकी है, मुझे पता है, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी बाकी है, वो मुझे पता है, बस मुझे करने दो, थ्योरी सॉल्व करने दो, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय।